हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैं मुकेश कुमार आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग शुरू करेंगे फिर से टेस्ट नंबर 6। टेस्ट नंबर 5 तक हो गया था और आज होगा टेस्ट नंबर 6 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसके अलावे भी आपको टेस्ट कराया गया है ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री। तो आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, सभी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के नीचे भी आपको लिंक दे देंगे जहाँ से आपको आसानी होगा देखने में। तो आप आराम से टेस्ट दे सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम जो है आपको बिहार सरकार घोषणा कर दी है कि 2 से 3 महीना के अंदर एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा आपको, है ना? तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी अगर शुरू नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर मैं कहता हूँ यही कि आप लोग शुरू कर दें अपनी तैयारी को। जिनका जो भी सब्जेक्ट है अपना पढ़ते रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। और एग्ज़ाम तो ले ही लिया जाएगा क्योंकि इलेक्शन है और इलेक्शन के चलते आपका एग्ज़ाम ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा, 90% चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा इलेक्शन से पहले। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहें, है ना? तो आज हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 6। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जितना भी क्वेश्चन है ये आपको बिहार टेक्स्ट बुक से लिया गया है और यही आपको टेक्स्ट बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी से आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्लास 9 एंड क्लास 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये पहला प्रश्न है कि उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन क्या है? तो वितरण है, श्रम है, विनिमय है या उपभोग है। तो उत्पादन का साधन जो है दोस्तों वो है आपका श्रम, है ना? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सेकेंड। दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन पूंजी है? पूंजी कौन सा है? तो ऑप्शन देखिए, फटा हुआ वस्त्र, ये तो हो नहीं सकता पूंजी हमारा। बी है हमारा किसान का हल। सी है बिना व्यापार में लाई जाने वाली मशीन। और डी है घर के बाहर पड़ा पत्थर, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर यानी किसान का हल। देखिए आप जब भी प्रश्न पढ़े ना तो आप चारों ऑप्शन देखें और ऑप्शन छांटने का प्रयास करें, ठीक है? जो आपको गलत लगे उसको एकदम कट कर दें और आगे की ओर बढ़ें और जो सही लगे उस पे आप निशान लगावें और जो सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। चलिए, और दोस्तों अगर अभी अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले। अगर बेल नहीं प्रेस कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप उस वीडियो को नहीं देख पाइएगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है ना? थर्ड नंबर प्रश्न है कि कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। सिनेमा देखना, है ना? छात्र छात्रा क्रिकेट खेलना, शिक्षक द्वारा अध्यापन या डी है संगीत का अभ्यास आनंद के लिए करना। तो कौन सा श्रम के अंतर्गत आता है ना? तो शिक्षक द्वारा अध्यापन जो है यानी पढ़ाना, ये क्या है? ये श्रम के अंतर्गत आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 4 नंबर की, श्रम को उत्पादन का खाली स्थान यहाँ पे भरना है आपको, साधन कहा जाता है। तो श्रम का उत्पादन को कौन सा साधन कहा जाता है? तो सक्रिय साधन कहा जाता है ना? क्या हो जाएगा? सक्रिय साधन उसको कहा जाता है। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट है देखिए आपका 5 नंबर। 5 है कि जनगणना 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु क्या है? औसत आयु पूछ रहा है 2011 के अनुसार। आपका बुक में जो भी प्रश्न दिया गया है ना आपका 2001 के अनुसार दिया गया है, ठीक है? और आपको 2011 के अनुसार भी पूछ सकता है, क्योंकि एक तो बहुत पुराना हो गया, बहुत बीत गया, बहुत दिन हो चुका है, 20 साल हो गया एक बीते हुए। लेकिन अभी उसके बाद हुआ 2011 का जनगणना। जनगणना कितने दिन पे होता है? तो 10 साल पे होता है। तो अभी जो अगला जनगणना होने वाला है 2021 में जनगणना होने वाला है, यानी अगले साल जनगणना होगा। तो अभी हम लोग को एग्जाम में ज़्यादा पूछने का चांस है 2011 का जनगणना, लेकिन बुक में दिया गया है 2001 का जनगणना। तो आप दोनों पढ़ ले, एक भी पढ़ ले और 11 भी पढ़ ले, ताकि जो भी पूछे आप उसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 के अनुसार मानव की औसत आयु कितना है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यानी 65.4 वर्ष। एक के अनुसार कितना था? 65.4। लेकिन 2011 के अनुसार अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में तो क्या हो जाएगा? 2011 के अनुसार पुरुष का जो औसत आयु है ना? पुरुष का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो पुरुष का है 67.3। ये आप नोट कर ले, 67.3 वर्ष। और महिला का कितना है? तो महिला का आप नोट कर सकते हैं 69
4.6 महिला का ज़्यादा है, ठीक है? यानी महिला लोग पुरुष से ज़्यादा दिन तक जिंदा रहती है। तो ये आप दोनों नोट कर ले 2011 के अनुसार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया था? ए नंबर। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और संसाधन का उत्पादन का साधन है। संसाधन उत्पादन का साधन है, तो वो कौन सा संसाधन है जो उत्पादन का साधन है? तो ऑप्शन है जानवर, पेड़ पौधे, मानव या इनमें से सभी। तो वो है आपका मानव, यानी मानव जो है ये संसाधन उत्पादन का साधन है, यानी मानव ही तो किसी चीज का उत्पादन करता है, ठीक है? तो ये संसाधन जो है, मानव जो संसाधन है, ये उत्पादन का साधन है। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 7 नंबर। ICSR, ICSSR है ना, ICSSR का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यानी हमेशा एग्जाम में एक फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये फुल फॉर्म जितना भी बुक में आपको दिया गया है, तो हर एक वीडियो में एक एक दो दो फुल फॉर्म आपको लाया जाता है, ताकि आप उसको याद कर ले और एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो ICSSR का जो पूर्ण रूप होगा, यानी फुल फॉर्म इसका होगा, वो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए में देखिए दिया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसका फुल फॉर्म ये हो जाएगा। देखिए ICSSR की स्थापना कब की गई, ये पूछा जा सकता है आपको कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी कहाँ है ना? एक के अनुसार पूछ रहा है सबसे गरीब राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एक के अनुसार सबसे गरीब राज्य था दोस्तों आपका उड़ीसा, ठीक है? तो उड़ीसा था सबसे गरीब राज्य। उड़ीसा का ही मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक, ठीक है? वहाँ के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल। ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये आपको हर एक राज्य का याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 9 नंबर की। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, प्राकृतिक आपदा मतलब जो प्रकृति के द्वारा आपदा आता हो, जैसे कि क्या आ जाएगा? ऑप्शन देखिए, कृषि, उद्योग, बाढ़ या कोई नहीं। तो बाढ़ क्या है? ये प्रकृति के द्वारा लाया जाता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा बाढ़। और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? भूकंप। भूकंप भी क्या है? प्राकृतिक आपदा है, ठीक है? और क्या हो सकता है? सुनामी, है ना? सुनामी भी हमारा क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ज्वालामुखी फटना, ये सब क्या है? सब प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात क्या है? सब प्राकृतिक आपदा है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखें, और क्योंकि इस टाइप का पूछे जाते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया दोस्तों आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं आपका 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि MPCE के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में कितना रुपया प्रति माह किया गया है? देखिए एक निर्धारण किया गया है, मतलब एक सीमा किया गया है कि हाँ गरीबी रेखा जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, है ना, और जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उसको प्रति माह कितना रुपया कम से कम मिलना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 328 रुपये। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये तो है आपको किधर? ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर आपसे पूछे शहरी क्षेत्र की बात, मैंने ये क्वेश्चन एक बार और बताया था, तो आपको शायद याद होगा। तो शहरी क्षेत्र में कितना था? 454 रुपया, है ना? शहरी क्षेत्र में था 454 रुपया और गरीबी क्षेत्र में था 328, ग्रामीण क्षेत्र 328 रुपया। तो ये दोनों आप याद रखें, ग्रामीण और शहरी। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर। योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों की प्रतिशत में हुई है, ठीक है? योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के प्रतिशत में क्या आई है? कमी आई है, वृद्धि हुई है, बराबर है या सभी है? तो क्या हुई है दोस्तों? तो ये कमी आई है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर, कमी आई है। अब देखिए योजना, योजना आयोग का नाम आप सुने होंगे। योजना आयोग से कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च, है ना? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना का स्थापना हुई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, यानी जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? हाँ, अगर पूछा जाए कि प्रथम जो योजना आयोग था, है ना, 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया, उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको दिमाग लगाना है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो वही होंगे इसके अध्यक्ष, है ना? तो ये पूछा जाता है आपसे योजना आयोग के बारे में। अब देखिए योजना आयोग को अब वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। योजना आयोग की जगह पे क्या लाया गया है? तो नीति आयोग को लाया गया है, ठीक है?
और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, क्योंकि ये करंट अफेयर है और बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और इसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। सब मैं बार बार बता रहा हूँ, कल भी बताए थे, क्योंकि ताकि आपको याद हो जाए और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 12 नंबर, कि भारत में शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या क्या है। यानी शहरी गरीबों की तुलना में ग्रामीण गरीबों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, कम है, बराबर है या कोई नहीं। तो गांव में क्या है, ज़्यादा गरीबी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर, यानी ज़्यादा है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट देखते हैं आपका 13 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके बारे में कल भी बताए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना इंपॉर्टेंट है और ये आपको बार बार आपको मिलेगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 1 नंबर से 2 नंबर आपको एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो याद कर ले कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम बदल के क्या कर दिया, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका क्या था, नरेगा, NREGA, इसको क्या कर दिया गया, इसमें एम लगा दिया, यानी मनरेगा हो गया, MNREGA, मनरेगा हो गया, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तो ये आप याद रखें पूरा। देखिए नरेगा की स्थापना जो हुआ था ये 2 फरवरी, ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, 2 फरवरी 2006 को हुआ था और इसको स्टार्ट में किया गया था 200 जिला में इसको स्टार्ट किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत में लगभग पूरे भारत में सक्रिय है। और नरेगा को मनरेगा कब किया गया था, तो ये डेट आप याद रखिए, 2 अक्टूबर, है ना, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। तो ये सब बातें आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, 14 प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत रोजगार में महिलाओं को भागीदारी कितना प्रतिशत है। अब देखिए ये जो नरेगा है इसमें महिलाओं की भागीदारी पूछ रहा है आपसे, कितना प्रतिशत है। तो महिलाओं की जो भागीदारी है, ऑप्शन है दिया गया है 33, 32, 50 या 35%। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी 33% महिलाओं की भागीदारी है इसमें, ठीक है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 15 नंबर, 15 प्रश्न है कि बेकारी वही स्थिति है जब, ऑप्शन देखिए, पूर्णता इच्छा से काम नहीं करते, हम आलस्य से काम नहीं करते, सी है हमें इच्छा एवं योग्यता होते हुए काम नहीं मिलता, और डी है हम शिक्षित एवं अपंग होते हैं। तो बेकारी क्या होता है, बेकारी का मतलब होता है कि हमें इच्छा भी है और हमारे अंदर वो योग्यता भी है, फिर भी हमें काम नहीं मिल रहा है, तो ये होता है बेकारी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर, 15 का आंसर हो गया आपका सी। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, और देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पहले आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल है दोस्तों ज्योग्राफी बाय मुकेश सर। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका तैयारी पूर्ण हो सके। और ये हमारा मोबाइल नंबर है और ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें मैसेज करें, आपको जोड़ दिया जाएगा, आपकी तैयारी पूर्ण हो सकती है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप इस वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, मतलब जो हमारा ये पीडीएफ है, जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको मिल सकता है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और ये फेसबुक पेज पर भी, अगर फेसबुक पेज आप लाइक करते हैं, इससे आप जुड़ते हैं, तो आपको यहाँ भी पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग फेसबुक तो चलाते ही होंगे, तो ये हमारा फेसबुक पेज सर्च कीजिएगा, आ जाएगा ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, उसको आप लाइक कर दीजिएगा और आराम से हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, 16 प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है ना। तो कौन सी फसल जो है ये खाद्य फसल नहीं है, ऑप्शन है आपका अरहर, चना, बाजरा, आलू। तो क्या हो जाएगा, आलू जो है हमारा ये खाद्य फसल के अंतर्गत नहीं आता है, आंसर हो गया आपका डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका 17 नंबर, कि निम्न में कौन सी फसल नगदी फसल नहीं है ना। तो नगदी फसल कौन सी नहीं है, तो वो हो जाएगा महुआ, है ना, महुआ आप लोग जानते ही होंगे। और तो ये महुआ है हमारा नगदी फसल नहीं है। तो नगदी फसल का एग्जाम्पल बता दे, जैसे प्याज, मिर्च, दलहन, है ना, ये सब क्या है, सब नगदी फसल है।
ठीक है, तो आंसर हो गया इसका डी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर की, बिहार राज्य की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? बिहार की जो प्रमुख खाद्य फसल है वो है आपका धान। ठीक है, धान सबसे प्रमुख खाद्य फसल है। धान के अलावे क्या है, दूसरा नंबर पे अगर पूछा जाए कि दूसरा प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है, तो हो जाएगा आपका गेहूं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, गेहूं हो जाएगा। और इसके अलावे हमारा जैसे बाजरा है, ज्वार है, दलहन है, ये सब सब हमारा खाद्य फसल के अंतर्गत आता है। चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर की, कौन सी रबी की फसल है? अब देखिए, रबी फसल आपको बताना है। रबी का मतलब क्या हुआ, जो जाड़े के दिनों में उगाया जाता है, जैसे कि आपका जाड़े के दिनों में क्या लगता है, गेहूं लगता है ना, चना लगता है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी रबी की फसल है, तो गेहूं हमारा रबी की फसल है। गेहूं के अलावे क्या हो जाएगा, जौ हो जाएगा। गेहूं के साथ तो जौ लगाया जाता है ना, इसी समय चना का उत्पादन किया जाता है, इसी समय मसूर का उत्पादन किया जाता है, इसी समय हमारा क्या सरसों का उत्पादन किया जाता है तिलहन में। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, सब रबी की फसल का मतलब ये सब उत्पादन किया जाता है रबी के मौसम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका 20 नंबर प्रश्न है, घर पर रहकर काम करने वाली स्त्रियों के लिए प्रतिदिन कितने सैलरी की आवश्यकता है? तो कितने सैलरी की आवश्यकता है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, है ना? देखिए, सैलरी नहीं होगा यहाँ, थोड़ा सा सैलरी नहीं होगा यहाँ, कैलोरी होगा। ठीक है, कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है, सैलरी सैलरी की आवश्यकता जरूरत नहीं है, कितने कैलोरी मतलब कितने उसको एनर्जी चाहिए, कितने कैलोरी चाहिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी 3100 कैलोरी चाहिए महिलाओं को घर पे जो रहकर काम करती है। तो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर कि विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका नवंबर, है ना, नवंबर 1996 ईस्वी में हुआ था विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन। तो आंसर हो गया आपका सी नंबर, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 21, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसके बारे में कल भी प्रश्न आया था और आज भी है, तो इसके बारे में आप लोग अगर याद है तो ठीक है, नहीं है याद तो आप फिर से रिवाइज कर ले एक बार। तो भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो है आपका MS स्वामीनाथन, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए, MS स्वामीनाथन। ये हैं भारत के, अगर पूछा जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो कौन हो जाएंगे, बोरलाग, है ना, नारमन बोरलाग। ठीक है, क्या है, नारमन, नारमन बोरलाग। तो ये याद रखें, नारमन बोरलाग। ये पूछा जाता है कि नारमन बोरलाग हैं कहाँ कर, तो ये है USA के, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं नारमन बोरलाग। ठीक है, और इन्होंने ही सबसे पहले जो हरित क्रांति का शुरुआत किए थे वो किए थे कहाँ दोस्तों, मैक्सिको में। कहाँ किए थे, मैक्सिको में। और मैक्सिको कहाँ पड़ता है, तो ये भी उत्तरी अमेरिका महादेश में पड़ता है। अब प्रश्न आती है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो मैंने कल बताया था 1967 से 1968 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा था, तो वो था आपका गेहूं। गेहूं पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, यानी जो रबी का फसल है उस पे सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, और रबी में भी सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था तो गेहूं का। तो इतनी बातें आप कम से कम याद रखें हरित क्रांति से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 23 नंबर, शीतकालीन कृषि किसे कहा जाता है? शीतकालीन कृषि जो कहा जाता है वो आपको खरीफ और अगहनी कृषि को ही कहा जाता है शीतकालीन कृषि। तो आंसर हो गया इसका नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 24 कि निर्धनों में भी निर्धन मतलब गरीबों में भी गरीब जो लोग हैं उनके लिए कौन सा कार्ड का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जो गरीब से भी गरीब हो, है ना, तो उनके लिए किया जाता है अंत्योदय कार्ड। आंसर हो गया आपका बी नंबर, मतलब जिसका देखने वाला कोई नहीं हो, जो कोई विकलांग हो, उसको देख रेख वाला करने कोई नहीं हो, उसके खाने के लिए कुछ नहीं हो, तो उसके लिए भारत सरकार के द्वारा अंत्योदय कार्ड चलाया गया। आंसर हो गया आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न दोस्तों, और निम्न में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं, है ना। खाद्यान्न के स्रोत आपको बताना है, ऑप्शन है गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति और इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी जो है ये खाद्यान्न के स्रोत हैं। तो ये था आज का 25 प्रश्न, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों। और ये हमारा चैनल है, और दोस्तों प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है ना। अभी आपके पास समय है,
2 से 3 महीना समय है, अगर आप पिछली बार नंबर नहीं ला पाए, तो इस बार आपके पास मौका है कि आप अच्छा नंबर ला सकते हैं और अच्छा नंबर लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा अभी से ही। तो आप लोग अभी से ही चैनल सब्सक्राइब कर लें और जितने भी टेस्ट कराया गया है, सभी को आप बारी-बारी से देख लें। अगर इतना देख लेते हैं और मैं अभी डेली करवा ही रहा हूँ आपको, आपका जो भी सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, तो आपको बारी-बारी से चैप्टर बाय चैप्टर कराया जा रहा है, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहें और किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो तो इस नंबर है, नंबर दिया गया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप भी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं और कोई अगर दिक्कत हो तो आप इस पे मैसेज करें और आपको उस पे समाधान किया जाएगा। ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर इस पे आपको पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे दोस्तों को पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जॉइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फेसबुक चैनल पे भी मिल जाएगा। तो आप फेसबुक अगर यूज़ करते हैं मोबाइल में, तो फेसबुक में जाकर सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार, ये मेरा चैनल आ जाएगा, जहाँ से आप इसको लाइक कर लीजिएगा और लाइक करने के बाद आपके फेसबुक पे हमेशा जो भी मैं डालूँगा, वो आपको मिलता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। आप लोग अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।